ओके, 1 मिनट वेट करते हैं बेटा। हाँ, आई थिंक वी शुड स्टार्ट। ओके, चलो, अब सब कुछ स्टेबल हो गया है वापस। हम बात ये कर रहे थे कि जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मैं वापस बता रहा हूं, मैं क्या बता रहा था, शायद उससे पहले ही वीडियो स्टॉप हो गया था। हम ये बता रहे थे कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड्स हैं। और उसमें से जो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब डेटिव बॉन्ड जो है, उसको अब डेटिव बॉन्ड नहीं माना जाता, या फिर उसको अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं माना जाता, उसको अब कोवेलेंट बॉन्ड ही ले लिया जाता है, कंसिडर कर लिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये था कि मान लीजिए हमारे पास है अमोनिया, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहां पे है ये H+। तो अमोनिया क्या करता है? अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो H+ को डोनेट करता है। मतलब कि एक बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है? 2। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, शेयर करेगा, राइट। मगर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन डोनेट करेगा? एक ही एलिमेंट जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, ये अब तक माना जाता था, ये इस तरह से माना जाता था। ठीक है, मगर अब एक जो नया थियरी आया है, उस थियरी के अकॉर्डिंगली जो ये वाला कंपाउंड है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो पहले क्या करता है? पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? NH3 डॉट और H डॉट, ऐसा हो जाएगा। और यहां पे अब इनके बीच में क्या हो जाएगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो पहले कहानी ऐसी होती थी कि ये गरीब होता था, कटोरा लेके आता था, जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स थी, कटोरे का मतलब है एम्प्टी ऑर्बिटल्स, और ये रिच था, और वो क्या करता था? उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था। मगर अब ये पता चला है कि ऐसा नहीं है। पहले वो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, उसके बाद वो क्या करता है? उसके साथ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। मैंने आपको बताया था ना, मैंने एक स्टोरी बताई थी ना, वो 2 बिजनेसमैन वाली, उसी तरह से उसको पैसा डोनेट नहीं किया, उसको पैसे देके पहले खड़ा किया, और बाद में वापस उसके साथ कंपटीशन करके दोनों का ग्रोथ हुआ। सेम वे यहां भी इसी तरह की कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये नया थियरी है जिसमें इसको कोवेलेंट बॉन्ड ही मान लिया गया है। ठीक है, मगर अभी हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाला थियरी ही ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी बुक में 2006 में लिखा गया है। 2006 में ये बुक लिखी गई है, जबकि उसके बाद ये 2010-11 में ये चीजें जो है वो डिस्कवर हुई है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोवेलेंट बॉन्ड ही है, काइंड ऑफ, जिसको हम डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। एंड मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड किस में होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है मेटल्स के अंदर। मेटल में जो न्यूक्लियस है और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस वजह से। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। नाउ लेट अस जंप टू द कंसेप्ट्स। कोज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है? कोज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 रीजन होते हैं मेनली जिस वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर ये दोनों रीजन जो है वो फुलफिल हो जाए तो आपका बॉन्ड जो है वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो 2 रीजन में से पहला रीजन मैंने लिखा है यहां पे, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी और टू लोअर द एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। अब अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, उनका खुद का एनर्जी मान लीजिए 5 किलो जूल, 5 किलो जूल खुद का इंडिविजुअल इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन का इंटर एनर्जी 5 किलो जूल, 5 किलो जूल है।
जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे ना बेटा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो अगर ये मेरे पास ए कोई एक एटम है और दूसरा एटम यहां पे मेरे पास है बी, अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। एक एनायन हो सकता है, कैटायन हो सकता है, दोनों फ्री रेडिकल हो सकते हैं, कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। मान लीजिए मैं ऐसा ले रहा हूं HNCl। अब ये दोनों जब बॉन्ड बनाएंगे HCl, तब यहां से एनर्जी रिलीज होगी। जब ये एनर्जी रिलीज होगी तो अल्टीमेटली इन दोनों के पास जो टोटल एनर्जी थी खुद की इंटर एनर्जी, उसमें अब क्या हो जाएगा, थोड़ा कमी आ जाएगा, मतलब एनर्जी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। मैं अभी क्या बता रहा था, दो हाइड्रोजन एटम है, उनके बीच में उनके खुद का इंटर एनर्जी 5 किलो जूल है। जब वो बॉन्ड बनाएगा तो टोटल एनर्जी 10 किलो जूल नहीं होगा, टोटल एनर्जी 8 किलो जूल हो जाएगा। 2 किलो जूल जितनी एनर्जी क्या हो जाएगी, सराउंडिंग में चली जाएगी। क्यों, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलवेज, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से एनर्जी रिलीज करता है वो। तो अब वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है HH एटम के रिस्पेक्ट में, राइट। तो इसलिए क्या हो जाता है, वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। अब इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं कि ये ए और बी हमारे पास दो ऐसे एटम्स हैं जो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। ये दोनों पार्टिकल्स हैं या फिर चार्ज पार्टिकल्स हैं, जैसे कि यहां पे चार्ज पार्टिकल थे। तो आपको पता है कि दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम F इजिकल टू क्यू, F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से लिख सकते हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स है, याद है ना, पता है ना, फिजिक्स में आता नहीं है। F इज ये के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। सो F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर जो है वो रेडियस बिटवीन, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस है, ठीक है। सो ये फोर्स जो है वो तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी अगर होंगे तो भी उनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही, मगर जैसे 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 वो नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे उनका ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता किन चीजों के बीच में है वो चेक करते हैं। ये वाला तो हमें पता है कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। अब ये आपका जो ए एटम है उसके पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ए, कैपिटल लिखता हूं मैं Na, इसका न्यूक्लियस है ए और इसके पास इलेक्ट्रॉन है ए, इसका न्यूक्लियस है बी और इसका इलेक्ट्रॉन है बी, इसके पास n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स होंगे और E जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये जो Na और Nb है उनके बीच में, और जो Ea और Eb जो है उसके बीच में क्या होता है, रिपल्शन। इसके बीच में हो रहा है रिपल्शन। और जो ये Na Eb है, मतलब इसका न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन, या फिर सेकंड वाले का न्यूक्लियस और पहले वाले के इलेक्ट्रॉन्स, इसके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। इसके बीच में होता है अट्रैक्शन, मतलब यहां पे दोनों चीजें साथ में चल रही है। इन दोनों के न्यूक्लियस न्यूक्लियस, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहे हैं, और इन दोनों के जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन है और इसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में अट्रैक्शन चल रहा है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो क्या होगा, एक दूसरे से ये और नजदीक आते जाएंगे, एक सर्टेन लेवल तक वो नजदीक आते जाएंगे। इसको हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, देखिए हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो यहां पे ये एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, वर्सेस ये मैं यहां पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये आर जो है वो क्या है, यानी एक्स एक्सिस क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। जिसको मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं, इस तरह से दिखा सकता हूं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो उसका एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। चेक करते कैसे, आप ये तो जानते हो ना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कि
Q1 Q2 बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी होता है कि Q1 Q2 बाई आर, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये आपका डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर जो है वो फोर्स है। तो अगर मान लीजिए कि ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट, एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दो ये Q1 Q2 चार्जेस हैं। तो यहां पे अगर इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, अदरवाइज नॉन डिफाइंड, अनडिफाइंड हो जाता है ना, हम इसको जीरो मान लेते हैं। तो अगर ये आर जो है वो क्या है, इनफाइनाइट है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। मगर उससे थोड़ा पहले, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं है, उससे थोड़ा पहले है, तो मुझे क्या मिलेगा, तो ये ग्राफ मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, इस तरह का मुझे कुछ ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ ऐसा शो कर रहा है कि जैसे जैसे, सुनना बराबर से बेटा, हां, जैसे जैसे दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा, सुनना, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा, उतना ही उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होता जाएगा। मतलब यहां पे ये आर का वैल्यू जितना कम होता जाएगा, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब ये फॉर्मूला के हिसाब से तो आपको, ये फॉर्मूला देखोगे तो आपको लगेगा कि आर कम हो रहा है, सर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना चाहिए ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना चाहिए, मगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव वे में बढ़ता जाएगा, ये जीरो है, तो जीरो से तो कम हो रहा है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना ये। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि धीरे 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 पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, जैसे जैसे उसका डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा। और इस पॉइंट पे आके, यहां पे जो है उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मिनिमम। एक जगह पे आके, कहीं पे एक जगह पे आके उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मिनिमम। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, और ये जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का, उसको हम बोल देते हैं आर नॉट। आर नॉट का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, बॉन्ड लेंथ, ये है बॉन्ड लेंथ। सुनना बराबर से बेटा, देखो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आर घटना तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना चाहिए, मगर हम यहां पे बढ़ने की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम नेगेटिव में जा रहे हैं, तो नेगेटिव में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, राइट। नेगेटिव में कम होने का मतलब क्या है, बढ़ना, नेगेटिव में कम होने का मतलब क्या है, बढ़ना ही है, राइट। तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होते जा रहा है, वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, एक जगह पे आके वो मिनिमम हो जाएगी। और जहां पे वो मिनिमम होती है, वो है ऐसा एक मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, जहां पे ये फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, इक्वल। ठीक है, यहां के लिए बात करते हैं, चलो यहां पे दोनों एटम्स हैं, किसी इस पॉइंट पे ये दो एटम्स हैं, और इस वाले पॉइंट पे दोनों एटम्स हैं। तो यहां पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्शन से, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ गया फोर्स ऑफ रिपल्शन से, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो जाता है, इक्वल। और ज्यादा नजदीक लाओगे, उसको और ज्यादा नजदीक लाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, ये वाला बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच का और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन रिपल्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो किसी इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे जहां पे एक दूसरे में काफी मर्ज हो चुके हैं, तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिपल्शन काफी ज्यादा हो जाएगा। मतलब उसका एनर्जी देखा आपने, एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया, एनर्जी एकदम बढ़ना शुरू हो गया, है ना। यहां पे ऐसा पॉइंट था जहां पे दोनों इक्वल थे, वो था उसका बॉन्ड लेंथ। और हमेशा आपका एटम जो है, या दो एटम्स जो है, उसके बीच में ये वाला डिस्टेंस ही बन के रहता है, ये डिस्टेंस बना रहता है। इज इट ओके, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझा, नजदीक नजदीक आता गया, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई और स्टेबल हो गया। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि क्या ये ग्राफ, सुनना बराबर से, क्या ये ग्राफ यहां से नहीं आ सकता, क्या ये ग्राफ ऊपर से नहीं आ सकता, क्यों हमने यहीं से दिखाया। तो एक बात मैंने जो पहले बताई वो याद रखो, ये ग्राफ ऊपर से कभी नहीं आ सकता, क्योंकि क्योंकि
पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है? 0। उससे कम, मतलब ये 0 वैल्यू हो सकती है यहां पे, अब उससे ऊपर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आर का वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट कर दिया मैंने, इनफाइनाइट, तब जाके ये पी जो है वो 0 हुआ। और ऊपर लेके गए तब तो ये उससे भी दूर चला गया ना, इनफाइनाइट से भी दूर। अब इनफाइनाइट से दूर क्या चीज होती है? कुछ नहीं होता इनफाइनाइट से दूर तो, राइट। इसलिए ये ग्राफ हमारा इस जगह पे टच कर सकता है ऊपर, उससे क्रॉस नहीं कर सकता। तो कई बुक्स में गलती से ये ग्राफ जो है वो ऊपर से बनाया गया है, मगर वो गलत है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि 0 मैक्सिमम, यानी 0 वाली वैल्यू जो है वो वहां तक ही पॉसिबल है, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि कभी भी आप एनर्जी का टर्म देखोगे तो एनर्जी के टर्म में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो उसका एनर्जी का वैल्यू होता है 0। वो न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, मतलब हमेशा उसके एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। नेगेटिव। आपको याद है ना, हमने इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव एनर्जी को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला बोहर ने दिया था, ई एन इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर z स्क्वायर m e raised to 4 upon n square h square, -2 पाई स्क्वायर z स्क्वायर m e raised to 4 upon n square h square। ये फॉर्मूला में ये माइनस साइन क्या शो करता है? माइनस साइन ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन अप्रोचेज न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के करीब आ रहा है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के पास नहीं आ जाता, प्यासा कुआं कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। प्यासा इलेक्ट्रॉन है, उसको स्टेबल होना है तो आ जाए यहां पे न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस कहीं नहीं जाता है ना। सो डू रिमेंबर, ऑलवेज द एनर्जी वुड बी नेगेटिव, बिकॉज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे 0 है, तो जितना नजदीक आते जाओगे एनर्जी कम होती जाएगी। इज इट फाइन? ये क्लियर हुआ? ये कंसेप्ट क्लियर है बेटा, राइट? तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इसको खींच रहा है, और ये पोटेंशियल एनर्जी है जो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, मिनिमम होके, जहां पे मिनिमम होगी वो उसका क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ, अदरवाइज वो उसका केमिकल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चेक करते हैं, इसको बता देता हूं मैं पूरा, देख लो, 10 सेकंड दे रहा हूं मैं। ओके नाउ, तो ये तो बेटा बात हुई इन जनरल। इन जनरल बॉन्ड क्या होता है या फिर बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में ये डिस्कशन हुआ। तो अब हम डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड सो ऑन। तो पहले हम चेक करते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड बहुत सिंपल सा एक डेफिनेशन है आयोनिक बॉन्ड के लिए, जो आप सालों से पढ़ते आए हो, वो हम आपको नहीं बताएंगे, वो आपको नहीं बताएंगे। एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वो आयनिक बॉन्ड होता है, वो तो फालतू वाला हो गया। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि आयोनिक बॉन्ड जो है बेटा, ये आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। अच्छा, तो मेटल बोले तो हमारा ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 1, 2 और 13 यानी अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड बोरोन फैमिली, यानी बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, 13 ये वाले मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं? हमारा ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17। तो अब क्या हो गया, यहां पे ग्रुप 1 टू 13 जो 1 2 एंड 13 जो है वो 15 16 17 के साथ अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? मेटालिक, सॉरी, आयोनिक बॉन्ड बोला जाएगा। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड जो है वो हमारा आयोनिक बॉन्ड है। गॉट इट? अच्छा, तो 14 कहां रह गया भाई साहब? 14 कहां रह गया? और बीच वाले कहां गए? वो 3 टू 10 वाले। तो 3 टू 10 वाले जो है वो क्या करते हैं? 3 टू 10 वाले जो है वो आपके
ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और ट्रांजिशन मेटल जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जितने भी आपके लिगेंड्स हैं या फिर पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप सीखते हैं, उसमें क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन के लिगेंड के साथ वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। उस बारे में यहां पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों जो है वो क्या करेंगे, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब आयनिक बॉन्ड बनने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, क्या क्या स्टेप्स हैं किसी आयनिक बॉन्ड को बनने के लिए। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं और उसमें हम और डिस्कशन करते हैं। हमारे पास है एग्जांपल के तौर पे सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम जो है वो 1 का है, यानी ग्रुप 1 का मेंबर है, और आपका क्लोरीन जो है वो ग्रुप 17 का मेंबर है। मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 17 वाले अगर ले लो तो वो हमेशा क्या करेंगे, आयनिक बॉन्ड ही बनाएंगे। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ये होगा कि सोडियम सॉलिड है और वो अपना, यानी इसको पहले मुझे गैसियस स्टेट में लाना पड़ेगा और उसका हम आयोनाइजेशन करके एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो यहां पे होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, कल हम डिस्कस किया, ठीक है ना। नंबर 2, ये फर्स्ट स्टेप था। नंबर 2, क्लोरीन जो है वो गैसियस फॉर्म में है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और वो क्या करेगा, Cl माइनस में कन्वर्ट होगा और गैसियस स्टेट में ही Cl गैस जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl माइनस बन जाएगा। तो इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, E। ठीक है, और अगर मुझे थर्ड स्टेप चेक करना है तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में होगा ये Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और बना देंगे NaCl सॉलिड, NaCl सॉलिड बना देंगे। ठीक है, तो चलिए, अभी हमने फर्स्ट अभी एक पॉइंट बताया था कि कोई भी बॉन्ड इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि वो स्टेबिलिटी ऑब्टेन करना चाहता है। और दूसरा पॉइंट, उसी में दूसरा पॉइंट, हर एक एलिमेंट जो है वो अपना खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, इनर्ट गैस जैसा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो नंबर 2 करके आप लिख सकते हो, टू ऑब्टेन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टू ऑब्टेन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो वो दोनों चीजें यहां पे है। पहला ये वाला चेक करते हैं, इस वाले कंपाउंड में ये सोडियम जो है वो 281 था, अब ये क्या हो गया, 28 हो गया एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। ये आपका क्लोरीन जो था वो 287 था, अब उसने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 288 हो गया। तो ये किसके जैसा है, नियोन जैसा है। ये किसके जैसा है, आर्गन जैसा है। मतलब इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रॉन गेन करके इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया। ठीक है, और दूसरी बात, हमने दो कारण बताए थे, दो कोज थे, एक तो ऑक्टेट कंप्लीट करना और दूसरा मैंने बताया था स्टेबिलिटी गेन करना। अब देखो यहां पे ये दोनों, एक कटायन है एक एनायन है, तो ये कटायन एनायन गैसियस फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में है। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, अगर ये दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया, सॉलिड बन गया। और ऑब्वियसली आप जानते ही हो कि सॉलिड जो है वो गैस के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है। टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी फर्स्ट एंड टू गेट ऑक्टेट कंप्लीट, राइट, और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सब दूर कहीं पे भी अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर कोई भी चीज बन रही है, अगर मॉलिक्यूल बन रहा है, तो उसके लिए दो ही कारण हो सकते हैं, एक स्टेबिलिटी गेन करना और दूसरा उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना। इसके सिवा कोई और तीसरा कारण ही नहीं है, और अगर है तो ये इन दोनों का ही कोई एक पार्ट है। ठीक है, इज इट ओके। चलिए, अब मैंने यहां पे जो फर्स्ट पार्ट बताया वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां पे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जब आयोनाइजेशन एनर्जी होती है तब हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी जो है वो ऐड करनी पड़ती है। ई जो है वो ऐड होता है, यानी एनर्जी ऐड की जाती है इस एटम में। और यहां पे क्या होती है, एनर्जी जो है वो रिमूव होती है, मतलब इवॉल्व होती है, एनर्जी निकलती है यहां से। तीसरा, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में भी आपको क्या दिख रहा है, यहां पे भी एनर्जी जो है वो रिमूव ही होगी। क्यों, क्योंकि अनायन और कटायन के बीच में अट्रैक्शन की वजह से ये बॉन्ड फॉर्म हुआ और बॉन्ड फॉर्म होने के दौरान एनर्जी रिलीज होगी।
इस एनर्जी को, सुनना बराबर, इस एनर्जी को लेटाइस एनर्जी बोला जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लेटाइस एनर्जी। ये क्या है? लेटिस एनर्जी क्या है या लेटाइस एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड जब बनता है सॉलिड फॉर्म में, तब उसमें से रिलीज होने वाली एनर्जी को बोला जाता है लेटिस एनर्जी, अदरवाइज लेटाइस एनर्जी। ठीक है, चलो लेटाइस एनर्जी को यहां पे समझते हैं, थोड़ा और एलिब्रेट करता हूं लेटाइस एनर्जी को। तो देखो, जब सोडियम और क्लोरीन ने ये बॉन्ड बनाया, सोडियम और क्लोराइड के बीच में जब ये बॉन्ड बना, तो ये बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, ये वाला बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड। तो उस दौरान यहां से कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, इस एनर्जी को बोलता हूं मैं बॉन्ड एनर्जी, ईबीई। ईबीई, ईबीई का मतलब है एनर्जी ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, या फिर बॉन्ड एनर्जी है ये। उसी तरह से एक और सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल यहां पे लिख दिया, एक और सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल यहां पे लिख दिया, एक और सोडियम क्लोराइड यहां पे लिख दिया मैंने। इस तरह से मैं क्या कर रहा हूं बेटा, सोडियम क्लोराइड काफी सारे, खूब सारे सोडियम क्लोराइड में बना रहा हूं। तो जितने भी NaCl बनेंगे, तब वहां से एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज होगी, रिलीज होगी। साथ साथ में एक चीज और भी होगी, ये आपका सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके बगल वाले क्लोरीन के साथ एक कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी शो करेगा। वो ये कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां पे ये कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो इस कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दौरान भी यहां से एनर्जी रिलीज होगी। इसको बोलता हूं मैं CF मतलब कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, CFA, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो था ऊपर बॉन्ड एनर्जी। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा लेटाइस एनर्जी। तो ये है इसकी लेटाइस एनर्जी। मतलब कि अगर मुझे इस NaCl सॉलिड के क्रिस्टल को तोड़ के उसमें से जो Na प्लस और Cl माइनस आयन है उनको मुझे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भेज देना है, अगर मुझे फेंक देना है उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो मुझे जो टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो टोटल एनर्जी है लेटाइस एनर्जी। तो वो लेटाइस एनर्जी होती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ये एनर्जी कब रिलीज हुई? जब दोनों के बीच में बॉन्ड बना, और बॉन्ड बनने के बाद जो NaCl के मॉलिक्यूल्स थे, ये एक NaCl, ये दूसरा NaCl, तो ये एक NaCl दूसरे NaCl के साथ भी जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है, लेटाइस सॉरी कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसकी वजह से भी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये टोटल एनर्जी है लेटाइस एनर्जी। इज इट फाइन? ये क्लियर है इतना? लेटाइस एनर्जी तक सारी चीजें क्लियर हो गई सबको? कोई दिक्कत? जल्दी फटाफट, 10 सेकेंड दे रहा हूं इसको, एक बार चेक कर लो, बाद में आगे बढ़ते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना? वेरी नाइस। संजय, ये नूट कौन है? ये नीट 2020, यस। क्रिस्टल लेटाइस एनर्जी, राइस, वेरी नाइस। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, या ओके। तो वापस एक बार एक चीज देख लेते हैं कि किसी भी एलिमेंट का फॉर्मेशन होने के लिए फेवरेबल कंडीशंस कौन कौन सी है। तो फेवरेबल कंडीशन है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी मिनिमम। कम से कम हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, एनर्जी कम से कम जो देनी पड़ती है वो एनर्जी कम से कम हो। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम, मैक्सिमम एनर्जी रिमूव हो जाए। और लेटाइस एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। तो ये कंडीशन है फेवरेबल कंडीशन फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन और फॉर द आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयोनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है?
इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे आपको पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेवरेबल कंडीशन फॉर द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, अदरवाइज बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हम यहां पे देख सकते हैं, आपको इन तीनों का वैल्यू अगर पता है या मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है, तो आपको ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें एक जगह पे आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगा, ये दोनों मिनिमम होगा, वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। गॉट इट? चलिए अब ये देखते हैं कि आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो तो हमने देख लिया। अब मुझे देखना है कि ये लेटाइस एनर्जी कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज लेटाइस एनर्जी हमें कैसे मिल सकती है। तो लेटाइस एनर्जी कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है जिससे हम लेटाइस एनर्जी फाइंड कर सके, कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता जिसमें हम लेटाइस एनर्जी, इसमें हम ये हमारा कंपाउंड डाल देंगे और हमें लेटाइस एनर्जी मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। उसको हमें इनडायरेक्टली कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इनडायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए जो तरीका है उसको बोला जाता है बॉर्न हैबर साइकिल, उसको बोलते हैं बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है, जो कि हेस लॉ पे डिपेंड करता है। बॉर्न हैबर साइकिल, चलो फटाफट बॉर्न हैबर साइकिल चेक कर लेते हैं। बॉर्न हैबर साइकिल में क्या है, एक्चुअली हमें तो सोडियम और क्लोरीन गैस को रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड सॉलिड चाहिए था। हमारा एम यह है कि इन दोनों से हमें यह बनाना है, ठीक है। तो ये जब आप बना रहे हो तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोला जाता है डेल्टा एच फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब ये हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो तो हमें चाहिए नहीं, ये तो हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू है, हमें वो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें लेटेस्ट एनर्जी चाहिए। तो पहले मैं ये पूरा सीक्वेंस बना देता हूं, बाद में लेटेस्ट एनर्जी का फिर से एक बार डेफिनेशन में बोलूंगा। चलो पहला काम ये करना पड़ेगा कि इसको हमें सॉलिड से गैस में लेके आना है, और गैसियस स्टेट में वो जब आ गया, इसको भी मुझे गैसियस स्टेट में ही है ये, मगर इसके दो मॉलिक्यूल जो है उसको मुझे तोड़ के Cl एक एटम बनाना है मुझे, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है वो क्या है, सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस में लाने का मतलब है सब्लिमेशन, ठीक है। ये है डेल्टा एच डिसोसिएशन, डेल्टा एच डिसोसिएशन। अच्छा, अब यहां से मुझे Na जो है वो Na प्लस गैसियस स्टेट में लेके आना है। तो इसके लिए मुझे चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी डेल्टा एच आई बोलते हैं इसको। यहां से मुझे इसका क्लोरीन माइनस गैसियस चाहिए, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा एच ईजी बोलते हैं इसको, डेल्टा एच ईजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके बनाएंगे तब ये होता है लेटाइस एनर्जी, मतलब डेल्टा एच एल ई, डेल्टा एच एल ई लेटाइस एनर्जी। अब सुनना है बेटा, लेटाइस एनर्जी का मैं आपको परफेक्ट डेफिनेशन बताता हूं। मैंने पहले तो आपको बता दिया था कि ये कंबाइंड होकर जो बनता है वो लेटाइस एनर्जी है, मगर उसको शाब्दिक रूप कैसे दे सकते हो, तो शाब्दिक रूप ये है, वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ solid crystalline ionic compound, formation of 1 mole of solid crystalline ionic compound from isolated gaseous ions, from isolated gaseous ions, उससे जो बनता है, और the energy released during this process is known as lattice energy। तो हमें उस डेफिनेशन को दिमाग में रखते हुए यहां तक आना पड़ा, और यहां से हमने क्या बनाया, NaCl बनाया। सो दिस इज अ लेटाइस एनर्जी। अब देखो, अब सबके साइन के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पे एनर्जी आप ऐड कर रहे हो तो ये पॉजिटिव होगा,
यहां पे भी हमें एनर्जी देनी पड़ रही है तो ये पॉजिटिव होगी, मगर ये हाफ लिखेंगे हम बेटा। क्यों? क्योंकि ये दो हमें 1 मोल क्लोरीन यानी हाफ मोल क्लोरीन के लिए करना है ना, ये Na half Cl2 तो NaCl बनेगा ना, तो हाफ मोल के लिए है, इसलिए ये हाफ कर दिया मैंने, ये हाफ कर दिया, और ये पॉजिटिव होगी यानी ऐड कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी, सॉरी, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी क्योंकि उसमें एनर्जी देनी पड़ रही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। और ये लेटाइस एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या होती है? नेगेटिव, क्योंकि वो भी रिलीज होने वाली है। ठीक है, तो अब हेस लॉ के बेस पे, बेस्ड ऑन हेसस लॉ, हेस लॉ, बेस्ड ऑन हेस लॉ है ये। तो मिस्टर हेस ने क्या बोला था 1830 में? उसने बोला था कि आप कोई भी चीज, कोई भी चीज कितनी भी अलग अलग तरीके से बनाओ, मगर एट द एंड जो टोटल एनर्जी का डिफरेंस है वो डिफरेंस तो सेम रहेगा। वो एनर्जी का डिफरेंस क्या रहता है? सेम रहता है, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये डब्बा है, एक गोली है, गले की गोली है ये आयुर्वेदिक। इस गोली को अगर मैं ये मेरे पास ये डब्बा है, उस डब्बे को मैंने यहां से उठा के, ये एक सरफेस है, कुड़ गला, चलो ये ले लेता हूं मैं, ये बुक है, उसका सरफेस है, मैं इसको यहां पे रख रहा हूं, है ना, यहां पे रख दिया मैंने, तो यहां पे उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, mgh, mgh, मास इसका g और h। ठीक है, अब इसको मैंने उठा के यहां पे ऐसे रख दिया। कोई एक काम करेगा, यहां से उठाएगा, यहां से उठाया, अपने घर लेके गया, घर से वापस लेके आया, स्टेयर से लेके आया, लिफ्ट से लेके आया, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, यहां पे घुमाया, यहां पे घुमाया, यहां पे घुमाया, ऐसे घुमा घुमा के मैंने यहां पे रख दिया, तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है? स्टेट फंक्शन है बेटा, ये स्टेट फंक्शन है, वो स्टेट पे डिपेंड करता है, वो स्टेट अचीव करने का जो भी तरीका है, मेथड है, उस पे डिपेंड नहीं करता। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा? हेस ने क्या बोला? हेस ने वही तो बोला कि अगर आप इस रास्ते से जाओ और ये बनाओ तब एनर्जी का डिफरेंस, या फिर ये 1 2 3 4 5 ऐसे 5 अलग अलग रास्तों से जाओ और यहां पे पहुंचो, तब भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो वही रहेगी। वही तो बोल रहे हैं हम, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो मिनिमम होती है ना यार, तभी तो वो आपका क्रिस्टल कंपाउंड बनता है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, सो आई कैन से that the total energy change during this process would be equal to the single step formation. So I can say that delta HF is equal to delta H sublimation plus delta H dissociation, ये हाफ है, प्लस डेल्टा H ionization प्लस डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन प्लस डेल्टा H लेटिस एनर्जी, ये होता है प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, ये माइनस। इसका हमने बेसिक सम किया है, इसमें अगर वैल्यूज प्लस 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 होगी, जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होगी, तो इस सब के लिए प्लस वैल्यू डालना, यहां पे आपको नेगेटिव और यहां पे -200 -250 ऐसा कुछ भी आपको दिया हो, तो वो वैल्यू यहां पे नेगेटिव में डाल सकते हो, नेगेटिव के साथ डालना, ये फॉर्मेशन भी क्या होता है? नेगेटिव। तो हमारा एम तो ये था कि ये लेटाइस एनर्जी फाइंड करना, मतलब ये लेटाइस एनर्जी हमारे पास नहीं थी, इसी को तो हमें फाइंड करना था। तो हमारे पास फॉर्मेशन एनर्जी होगी, यस, हमें पता है कि सब्लिमेशन के लिए कितना चाहिए एनर्जी, यस, ये भी फाइंड कर सकते हो, डिसोसिएशन, लेटाइस एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सब कुछ पता है हमें, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर का एक्सपेरिमेंट है जिससे हम ये सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो लेटाइस एनर्जी हमें मिल जाएगी। हमने इसको इनडायरेक्टली पकड़ा, लेटाइस एनर्जी को पकड़ा मगर इनडायरेक्टली, राइट?
इसमें हमने यूज किया बॉर्न हेबर साइकिल, जो कि हेस लॉ पे बेस था। इज इट ओके? कोई दिक्कत है यहां पे? मिटा दे पूरा? डन? ओके। ना, अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटाइस एनर्जी। लेटाइस एनर्जी पे कौन कौन से फैक्टर जो है वो एप्लीकेबल हैं। तो टाइटल दे रहा हूं मैं यहां पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटाइस एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर यहां पे रिस्पॉन्सिबल हैं? दो फैक्टर हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर वन, फर्स्ट इज चार्जेस ऑन आयंस। कटायन या एनायन जो है उसके चार्जेस जिसके साथ ये रिलेटेड है। तो मैं लिख सकता हूं कि लेटाइस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कटायन इनटू चार्ज ऑफ एनायन। कटायन के चार्ज और कटायन और एनायन के चार्जेस जो हैं उस पे लेटाइस एनर्जी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है या फिर इफेक्ट ये डिपेंड करती है। जैसे कि एक एग्जांपल लूंगा तो ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास है NaCl और दूसरा कंपाउंड है MgCl2 और तीसरा कंपाउंड है AlCl3। ठीक है, अब इसमें जो कटायन है उस पे चार्ज है +1, एनायन पे -1, इस पे +2, यहां पे -1, यहां पे +3, यहां पे -1। किसी एक ही बॉन्ड को चेक करेंगे ना, किसी एक बॉन्ड को चेक कर लो। यानी यहाँ पे दो बॉन्ड होंगे ना, MgCl MgCl, यहाँ पे तीन बॉन्ड होंगे AlCl AlCl AlCl। इसी किसी एक ही बॉन्ड को चेक कर लो ना, एक का ज्यादा होगा सबका ज्यादा ही होगा। तो चार्ज किसका ज्यादा है बेटा? ये +1 -1 है, ये 2। ऑब्वियसली इसकी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी और ज्यादा होगी। सिंपल। चार्जेस अगर चेंज है तो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, अगर हमने MgO ले लिया, MgO ले लिया और Na2O ले लिया, चलो, सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये -2 तो फिक्स है। ये Mg+2 है तो ऑब्वियसली इसका ही ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, कोई ऐसा करता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया और मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया। अब देखो, ये तो Mg+2 ये O-2 है जबकि Cl-1 है, ऑब्वियसली नेगेटिव में ये वैल्यू ज्यादा है तो डेफिनेटली ये ज्यादा हो जाएगा। आई बात समझ में? हमें इसका +2 इसका -2 यानी 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। इस पे क्या होता है? 2 and 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये लेटाइस एनर्जी में ज्यादा होगा, लेटाइस एनर्जी में कम होगा। ये ज्यादा है, ये कम है। इज इट ओके? ये क्लियर हुआ? एनायन का या फिर कटायन का किसी का भी चार्ज अलग हो सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर which affects lattice energy, charge on ions. Now, अब इसको मिटा देता हूं मैं, यहां पे सेकंड फैक्टर लिख देते हैं हम। सेकंड फैक्टर है साइज ऑफ आयंस। साइज ऑफ आयंस। अब देखो, लेटाइस एनर्जी जो है ना बेटा, ये आयन का जो साइज है या फिर उसका जो रेडियस है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये साइज यानी ये R0 का मतलब क्या है? R0 का मतलब आपको यह करना है कि जो भी आपका R+ है वो और R- जो है उसका एडिशन। मतलब ये A है और ये B है
तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो है वो, ये आपका कटायन है, ये अनायन है, तो ये हो जाएगा आर प्लस, ये हो जाएगा आर माइनस। तो ये डिस्टेंस हो गया ना, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस आर प्लस आर माइनस, इसको बोलेंगे आर नॉट। ठीक है, ये जितना ज्यादा, यानी आयंस जितने एक दूसरे से सेपरेटेड, जितने दूर, उतना ही उसका लेटेस्ट एनर्जी कम। ऑब्वियस है, सही है ना, क्योंकि जितना बॉन्ड लंबा होगा उतना ही वो इजीली टूट जाएगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो लेटेस्ट एनर्जी कम हो जाएगी। सो साइज ऑफ आयन के साथ वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, एग्जांपल लेते हैं, चलिए। हमारे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम सल्फाइड, MgO एंड MgS, ये +2, ये -2, ये +2, ये -2, चार्ज तो सेम है। तो साइज चेक करो, साइज में ऑक्सीजन से सल्फर छुटकू होता है ना, ऑक्सीजन से सल्फर क्या होता है, छुटकू होता है या मोटकू होता है, मोटकू होता है, बड़ा होता है। ऑक्सीजन के नीचे आता है ना सल्फर, तो जैसे टॉप टू बॉटम जाओगे, कल हमने बताया ना, टॉप टू बॉटम जाओगे साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। O-2 से S-2 का साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज ज्यादा लेटाइस एनर्जी कम, सॉरी, साइज ज्यादा तो लेटाइस एनर्जी कम। ठीक है, तो अगर दोनों में चार्ज सेम हो गया तो हम चेक करेंगे साइज। बट एक चीज यहां पे याद रखना कि एड टू योर नॉलेज में डाल दो, AT/K में चार्ज डोमिनेट्स ओवर साइज, चार्ज डोमिनेट्स ओवर साइज। ठीक है, चार्ज जो है वो हमेशा डोमिनेटिंग होता है, साइज कितना भी हो। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटाइस एनर्जी। जल्दी एक बार फटाफट से, ये 10 सेकंड दे रहा हूं, चेक कर लो और आगे बढ़ते हैं हम। एक मैंने क्वेश्चन यहां पे रखा था, वो दे रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन ये है कि रुबिडियम जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों आयंस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हमें मिल रही है, RbCl Bri, RbCl के साथ, या फिर RbBr के साथ, या RbI के साथ रिएक्शन कर सकता है, और बाकी जो बचा है वो ये आपको BrI, ClI या BrCl बना देगा। आपको क्या लग रहा है, इनमें से कौन सा सही होना चाहिए,
ये एक ऑप्शन नन ऑफ दिस भी दिया है कि शायद ये बन भी नहीं सकता। ठीक है ना? आप चेक करो और मुझे बताओ एबीसीडी में से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है, जल्दी। ओके चलिए, एक आंसर आ गया है, आई थिंक बी। स्मिता ने आंसर दिया है बी। ऋषि प्रसाद भी आंसर दे रहा है बी। ओके चलो ठीक है। और कोई बेटा? और कोई? चलो बी बी। यही लेटेस्ट एनर्जी वाला कंसेप्ट ही लगाना है बेटा आपको। लेटेस्ट एनर्जी वाला ही कंसेप्ट आपको लगाना है। सोचो और बताओ जल्दी। चलिए ए आंसर आ रहा है, किसी ने ए बोला, सपना। यस ए। सिद्धि बी। ईश्वरी बी। चलो और कोई? डन। नीट 2020 ने सी आंसर दिया है। नीलिमा सी आंसर दे रहे हैं। ठीक है। ये नीट 2020 कौन है बेटा?